चाहिए करके, या हम क्या अलग पढ़े, क्योंकि आप वो ही नहीं पढ़ रहे हो जो आपको क्लास में कराया जा रहा है। See, this is not a school. I'm not your headmaster. मैं एक बार बोल सकती हूँ, 2 बार बोल सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं क्यों बोलूँ? आप सब लोग 20 से ऊपर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इतनी तो आप लोगों में समझ होनी चाहिए कि जब 3 टॉपिक आगे निकल चुके हैं, उसके पिछले टॉपिक का इंडेक्स नहीं बन पाया आप लोगों से। एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जिसमें मराठा, मैसूर, बंगाल वाला हमने टॉपिक किया था। मैंने बोला था कि जो फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट है उसमें, जिसमें नेपाल का और उसका है, या फिर जितने भी वहाँ पे संधियाँ करी गई हैं, वो उसका एक इंडेक्स बना के रख लेना। ये किसने कर दिया है? ये पीपल रेजिस्टेंस से भी पुराने वाला चैप्टर है। ये किसने करा है? रेज योर हैंड। आपने करा है? बाकी सब आपका, आप 3 लोगों का हुआ है, बाकी सब एग्जाम नहीं देना है, तो फिर आप लोग यहाँ कर क्या रहे हो? आप लोगों को सेशन शुरू होने के दो महीने के बावजूद भी आप लोगों को ये डाउट रहता है बुक कौन सी पढ़े, और आप लोगों को जो बकायदा कहा जाता है कि आप ये चीज कर दीजिए, यूपीएससी के लिए नहीं, लेकिन जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए कर लीजिए, आप वो नहीं करते हैं। और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि मतलब आप एक्चुअली क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ मतलब ये क्लासेस हुआ या ये सब हुआ, ये वर्थ इट है या नहीं है। आई मीन हाउ डेयर यू टू डू दैट। ऑनेस्टली अभी मुझे आप लोगों को लेक्चर देके क्या मिलेगा, या मैं आप लोगों को कुछ भी पढ़ा दूँ तो उसका क्या फायदा है? आप कैसे उसे पॉइंट आउट कर सकते हो? मैं आप लोगों से ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ कि जो क्लास में चल रहा है आप उसको एटलीस्ट घर में मुझसे पहले पढ़ के आते हैं। आप 100% श्योर आप लोग नहीं कर रहे। जो 2-3 चैप्टर्स पुरानी चीजें वो नहीं कर रहे हो, जो बकायदा कही गई है, जिसका रेलेवेंस आपको बताया गया है कि आपके एग्जाम्स में उससे क्वेश्चंस आते हैं। जब अभी हिस्ट्री चल रही है और आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको करके खत्म करो। क्या फायदा है कि अगर यहाँ से क्लासेस लेने के बाद आप लोगों को दोबारा सिरे से हिस्ट्री शुरू करनी पड़े और अपना टाइम वेस्ट करो? आप समझ रहे हो अपने सालों खराब कर रहे हो आप लोग। You guys are actually wasting your time because you are not putting any effort. And then you want to write mains answer. Like seriously? आप लोगों से वनडे एग्जाम के लिए, जो बहुत नॉमिनल वनडे एग्जाम्स होते हैं, आप उसके लिए अपने पास चीजें नहीं करके रख पा रहे हो। I'm really sorry to say, I'm sorry for this point, but literally आज you know, आप लोग जान रहे हो क्या सिचुएशन। आप TCS भी भूल जाओ, ऑनेस्टली आप TCS भी भूल जाओ, आप ग्रुप B C भी भूल जाओ, फॉर दैट नहीं होगा, 100% नहीं होगा। यहाँ आके 6 महीने लगा के यहाँ जो भी हो रहा है आपने उसमें एक चीज भी नहीं करा, क्या फायदा है? आप यहाँ अपने 5 घंटे लगा के जा रहे हैं और आप उससे कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑनेस्टली आप यहाँ पे कॉपीज में लिखिए और आप सोचो कि मैं 4 महीने बाद उसे देखूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, 100% नहीं होगा। You guys are actually wasting your time. I'm very sorry to say that you are wasting my time. फिर मुझे क्या जरूरत पड़ रही है कि मैं आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा चीजें बताऊं? Why would I put any extra effort? क्यों? क्योंकि जो चीज सामने आपके बुक में दे रखी है, आप स्पेक्ट्रम की अपनी बुक निकालेंगे, पीछे समरी देखेंगे ना, तो समरी में आपको बकायदा रिवॉल्ट और उनके सामने लीडर्स के नाम एज इट इज लिखे मिल जाएंगे। उनको सिर्फ अपने पास कहीं नोट डाउन एक जगह पे करके, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में प्रॉब्लम ना हो, अलग से बुक्स नहीं निकालनी पड़े, वो आपको करना था। आपसे वो नहीं हुआ।
जस्ट लेट मी नो वन थिंग कि फिर किस बेसिस पे आप लोग ये सोचते हो कि आप दृष्टि या विजन की या किसी की भी आप पीटी की टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते? किस बेसिस पे आप ऐसा सोचते हो? किस बेसिस पे आप ये सोच सकते हो कि मेंस के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो आप में है? कैसे? अभी तक तो आप लोगों ने अपना खुद का काम ईमानदारी से करना शुरू नहीं किया और आप चाह रहे हैं कि आप लोगों को मेंस वाले आंसर्स की वो वाली चीजें बताई जाए, जिसके लिए कीवर्ड्स भी जो है कई बार योजना कहीं कहीं से निकाल के रखने पड़ते हैं। आपके पास जो एक सोर्स है, एक सोर्स बता दिया गया है आप लोगों को, जो उसमें नहीं है उसके अलावा चीजें आप लोगों को करा दी जा रही है। यूपीएससी का बैच होने के बावजूद भी आई अंडरस्टैंड कि वनडे एग्जाम्स के आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, देते हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन, और वो अलग से आपको बता दी जाती है। अदरवाइज मैंने कल भी बताया था, अगर आप अपने क्लासेस के हिसाब से जाए ना, सिर्फ 10 दिन है नेशनल मूवमेंट कंप्लीट कराने के, और तब भी अगर आप नहीं कर रहे हो ना, तो आप मान के चलो कि कुछ नहीं होने वाला। सीरियस धोखा दे रहे हो आप सब लोग। फर्स्ट चैप्टर था हमारा अराइवल ऑफ यूरोपियंस का, आपको कराया था, अच्छे से सारी चीज़ें करी थी। किसने अपने पास थोड़ा बहुत ये लिख के रखा कि कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है, किसकी पहले फैक्ट्रीज है, कहाँ कहाँ पे, ये करा है? शुगर है, कम से कम पहला चैप्टर तो कराया आप लोगों ने। जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, पढ़ाने का फायदा नहीं है। मेरा क्या कह रहा है, मैं सिलेबस करा दूंगी, उसके बाद मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। पेपर आप लोगों के हैं, सोचो आप यहाँ 6 महीने लगाओगे, उसके बाद जब आप खुद से उठाओगे फिर आप 6 महीने लगाओगे, निकल गया साल, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। पेपर आया, पेपर नहीं कर पाए, वो नहीं हुआ, निकल गया पूरा का पूरा 1 साल, अगले पेपर आने तक दूसरा साल, कोई और चीज बीच में आ जाएगी, फिर तीसरा साल, यही करते रहे। और ये मैं यूपी पीसीएस या यूपीएससी के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही। यूपी पीसीएस हुआ, कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम हुआ, चाहे वो स्टेट पीसीएस है आज के टाइम पे, चाहे वो यूपीएससी है, जो ये कहते हैं ना 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, वो 3-4 साल उनके लगते हैं जो 3-4 साल हर रोज पढ़ते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 18 घंटे, ये नहीं, लेकिन एटलीस्ट पढ़ते हैं। किसी दिन 2 घंटे ज़्यादा हो जाता है, किसी दिन कम होता है, लेकिन कुछ तो होता है। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि स्कूलिंग में बेस थोड़ा कमज़ोर है, जानते हैं कि स्कूलिंग में बेस कमज़ोर है, कॉलेज में बेस कमज़ोर है। आपका कंपटीशन जो है मे बी उन स्टूडेंट्स के साथ होगा, अगर आप पीसीएस यूपी पीसीएस लेते हैं जो कि मेरठ या लखनऊ या कहीं और के टॉप स्कूल्स में पढ़े होंगे, जिनका ऑलरेडी बेसिक्स आपसे बहुत अच्छा हो, उसके बाद जेन्युइनली मेहनत कर भी रहे हैं। आपको नहीं लगता आपको ज़रूरत तो ये है कि शायद आपको डबल ट्रिपल और उनसे कहीं ज़्यादा आप मेहनत करोगे ना, तब तो आप वहाँ जाके स्टैंड करोगे जहाँ आप उनसे थोड़ा कंपटीशन करने की हालत में होगे। उसमें भी पक्का नहीं है कि जीत जाओगे, बट एटलीस्ट उम्मीद करी जा सकती है। और आप लोगों को लगता है इतना रिलैक्स होकर चलने पे आप लोग क्रैक कर जाओगे? नो। मेरे पास कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं जिसमें मुझे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम जो क्लास में और सब्जेक्ट्स में चीज़ें होती हैं या वो होती है वो हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमारा बेसिक्स नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों में से कई लोगों के मेरे पास पर्सनल कॉल्स आते हैं। मैंने वहाँ पर भी ये बोला है कि एक ही सोल्यूशन है कि पढ़ो,
भेद तो थे, इस बात को चाहे 10 किताबों से पढ़ो या एक किताब से पढ़ो, ये बात यही रहेगी। इसके लिए कौन सा गणित लगाओगे आप? नहीं लगा सकते। भारत का भौगोलिक विभाजन जो होना है वो ही रहेगा, हिमालय जहां है वो वही रहेगा। उसमें क्या फिजिक्स आप लगा सकते हो? वाटर वेपर्स जैसे बनते हैं वो वैसे ही बनेंगे, और वो तभी समझ में आएंगे जब आप पढ़ोगे। आप लोगों ने पता क्या सोच के रखा हुआ है? आप लोगों ने ये सोच के रखा है, एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि हमको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि यार हमारे बेसिक्स नहीं। आप जानते जो आप कर रहे हो यही बेसिक्स है, ये डिमांड है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है वरना नहीं होता है। आप लोग सोचते हो कि यार अभी बेसिक्स नहीं आ रहे, मैं ना पहले अपने बेसिक्स करता हूँ फिर मैं वो करता हूँ। फिर आपको ये भी समझ में नहीं आता कि मैं वो बेसिक्स कहाँ से करूँ। ना आप वो पढ़ते हो और उसको सोच के ना आप ये पढ़ते हो। इवेंचुअली किताब खोलते हो, लगता है अरे यार नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअली होता पता क्या है, समझ में तो आता है पर समझने में लगता है जोर, और जोर देना अच्छा नहीं लगता किसी को। ये आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है। गलत बोल रही हो तो जो आप लोग कर रहे हो ना, आप लोग बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो अपने करियर के साथ। मे भी आप लोगों को आज ये बात समझ नहीं आए। आप सब जानते हैं कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से यहाँ पे आप लोग, हम लोग हैं, हम सब बड़े हम्बल बैकग्राउंड से, और उसके बाद इतना बड़ा मजाक कर रहे हो आप अपने करियर के साथ। मतलब कैसे? और ये जो सब मैं कह रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैम, आई थिंक आज शायद पहली बार मैं ऐसा कुछ आप लोगों से कह रही हूँ, और ये सब जो मैं कह रही हूँ ना वो आप लोगों की वजह से है, अदरवाइज मेरे पास कोई रीजन नहीं। ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप लोगों से इंडेक्स नहीं बना। सिर्फ विद्रोह के नाम और उनके सामने लीडर्स, वो भी आपको लिख के अपने पास रखने थे। अरे याद करना तो भूल जाओ, आप लोगों से वो भी नहीं हुआ। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कभी भी जब यूपीपीसीएस का या कोई और मेंस लिखने लगेंगे, आप एक्चुअली समझ पाएंगे कि नक्सलाइट साइकोलॉजी कहाँ से निकली है, नक्सलवादी विचारधारा कहाँ से निकली है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ट्राइबल रिवॉल्ट के रीजन समझ पाएंगे? आप तो अभी तक उनके नाम और उनके नेता नहीं लिख के देख पाए हो। वेरी क्या बोलूं, चलिए कल हम लोगों ने मॉडरेट्स के बारे में पढ़ा था, हमने उनकी मेथोडोलॉजी के बारे में देखा था और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनके डिमांड के बारे में। मैंने आप लोगों से कहा था प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से उनकी डिमांड्स में से क्वेश्चन बनना बहुत मतलब नॉर्मल बात है, बन जाता है। और अगर मेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि व्हाट वर दी, कि जो शुरुआती राष्ट्रवादी थे, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा। और क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है कि मॉडरेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा। जब एग्जाम में आप इसके लिए अपना आंसर लिखेंगे, मेंस का आंसर लिखेंगे ना, तो उस टाइम पे मॉडरेट के कंट्रीब्यूशन में जो आपकी स्टार्टिंग की कुछ इंट्रो लाइंस होनी चाहिए, वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि उसमें बात होनी चाहिए कि कैसे लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया गया, किस तरीके से वो लोग जो है वो लिबरलिज्म और लिबरलिज्म जो है, लिबरलाइट आइडियोलॉजी जो है, उदारवादी नीति, उसके प्रबल सपोर्टर थे, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लॉ में रहते हुए, कानून में रहते हुए ही सरकार का विरोध किया। कैसे पीपीपी का उन्होंने इस्तेमाल किया, ये 2-3 स्टेटमेंट या 2-3 बातें होनी चाहिए उसके इंट्रोडक्शन। जब कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमने कल डिस्कस किया था क्या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 सीधा सीधा हमारे सामने एक चीज है, वो जरूर मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा कैसे, मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट बताई थी जो एमजी, शायद मैं कल गोखले बोल गई थी, आई वांट टू करेक्ट इट, वो एमजी रनाडे की,
कि हम जो भी याचना करते हैं तो वो अंग्रेजों के लिए नहीं होती है, वो याचना लोगों के लिए होती है, क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इन राजनीतिक मुद्दों पे इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। आप इन स्टेटमेंट्स को अपने आंसर में कोट कर सकते हैं जब हम मॉडरेट्स की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। और जब आप इसको कंक्लूड करते हैं तो इसके कंक्लूड में अगर कुछ ऐसा आता है एनालाइज कीजिए तो आप थोड़े बहुत मॉडरेट्स के वीक पॉइंट भी बता सकते हैं। उनका सबसे वीकेस्ट पॉइंट था कि उन्होंने मासेस को अपने साथ नहीं जोड़ा है। और जब इसे कंक्लूड करते हैं तो आप ये बात कभी मत भूलिए कि कल के मॉडरेट ही आज के एक्सट्रीमिस्ट हैं, मॉडरेट से ही एक्सट्रीमिस्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप ब्रिटिश में जो अपनी ब्रिटिश इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमने कल बात करी थी, आप उसे कोट कर सकते हैं किस तरीके से ओपिनियन फॉर्म करने से। ये सब कल क्लास में डिस्कस हुआ है। इस चीज़ को लेके आप अपने पास चाहे जब भी आप कभी एग्जाम देवर हो तो आप इन पॉइंट्स को यूज करके अपना जो है आंसर एक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड लिमिट रहती है। जब कंट्रीब्यूशन पूछा जाए ना तो उसमें डिमांड्स मत लिखिए। जैसे हमने प्रशासनिक रिफॉर्म्स की बात करी थी तो हमने कहा था सिविल सर्विसेज के लिए जोर दिया। आप जब ये आंसर में लिखें तो मांग शब्द का इस्तेमाल मत करें। कंट्रीब्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में अगर वर्ड लिमिट और कम है तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, फॉर एग्जांपल रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज या और इंडियनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश सर्विसेज, आप इतना करके कोशिश करो, कंक्लूड करो, क्योंकि हर एस्पेक्ट हमें कवर करना है, राइट। लेकिन थोड़ा अगर वर्ड लिमिट का नहीं है तो जहाँ डिमांड है आप उसको कंट्रीब्यूशन में इस तरीके से शो कर सकते हैं कि इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट सर्विसेज, उसकी उन्होंने डिमांड करी एंड समहाउ उन्होंने लोगों को कहा कि हाँ ये भी चीज़ हो सकती है। एक मैंने जो आप लोगों को बात बताई थी, उन्हें पता था कि जो ब्रिटिश शासन है वो एक्सप्लॉयटेटिव है, ठीक, उनके लिए सही नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरी कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा जो ये कॉलोनिस्ट रूल है, जो उपनिवेशवादी शासन है, उसको हमारे हित में बना दिया। तो आप ये जो चीज़ है इसको आप कोट कर सकते हो कि उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज की नहीं, मासेस को इन्वॉल्व नहीं किया। इसको चाहो तो पॉजिटिव में लिख लो, स्टेटमेंट को घुमा के आप नेगेटिव में भी कर सकते। समझ रहे हो जो मैं आपको बात कहना चाह रही हूँ? कंटेंट हमेशा वही होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है इन अकॉर्डिंग विद डिमांड ऑफ क्वेश्चन, आपकी जो क्वेश्चन की डिमांड है उस। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उसमें किसी का कोई डाउट है? मेथड्स ऑफ मॉडरेट जो उनकी मेथडोलॉजी थी, और अब जो क्लासेस हैं आप लोग रेगुलर लगाइएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट का कम से कम कुछ ना छूटे, ठीक है? मैक्सिमम चंक आता है एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम हुआ या यूपीएससी हुआ उसमें। लाइटनिंग कंडक्टर गोखले ने बोला था, जैसे मैंने आपको कहा था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और सेफ्टी वॉल थ्योरी में लाला लाजपत राय ने एओ उनके बोला ये सेफ्टी वॉल, कांग्रेस इज अ सेफ्टी वॉल। क्या कि लोगों में गुस्सा उबल रहा है, वो चाहे तो ब्रिटिश सत्ता को हटा सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हमें कोई नुकसान नहीं है तो एक कांग्रेस नाम का सेफ्टी वॉल लगा दो। इसीलिए एओ ह्यूम जो है उसने कांग्रेस को बनाया, कांग्रेस की फॉर्मेशन में हेल्प करी, इन्होंने बोला नहीं, एओ ह्यूम जो है उन्होंने हेल्प इसलिए नहीं करी क्योंकि वो चाहते थे
रही, वो डायरेक्टली ब्रिटिश सत्ता को इसलिए चैलेंज नहीं करती क्योंकि अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव हम खुद से ले तो वो कब का वो उसको तुरंत दबा देते। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो इसीलिए AOU को आगे रखा गया एज अ लाइटनिंग कंडक्टर, यानी बिजली कौन गिराएगा? अंग्रेज। तो ये हमारे कंडक्टर है, यानी कि जो भी होगा तो हम कहेंगे कि देखिए सर आपकी अनुमति से हुआ है, ताकि उनको कोई बहाना नहीं। ठीक, चलिए अब करते हैं ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। अब मॉडरेट के बाद जो अगला टाइम पीरियड नहीं पर लेकिन आप ये समझ लीजिए, मैंने बताया 1885 से 1905 लगभग के आसपास का जो है वो है आपका मॉडरेट का। अब 1905 के बाद आगे अपना जो चल रहा है वो रहेगा एक्सट्रीमिस्ट या उग्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी या नरम दल। ठीक, गरम दल, नरम दल आपके मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट आपके गरम दल वाले। तो क्या कारण था, मैं स्पेसिफिकली बोलूं क्या कारण था दैट मॉडरेट्स हैव टर्न्ड इनटू एक्सट्रीमिस्ट। ओके, सम मॉडरेट्स और let me be more specific, some moderates have turned into extremists, not all, एक ग्रुपिंग थी इनके बीच में। हम अब पढ़ेंगे कि क्या कारण थे उग्र राष्ट्रवाद के शुरू होने के, लोगों के अंदर या नेताओं के अंदर थोड़ा गुस्सा पनपने के, क्या इनका बैकग्राउंड था, कहाँ से आते थे, क्या इनकी फिलॉसफी। इसके बाद इस पे चर्चा करते हुए हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन की आज, और हम समझेंगे स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ, क्या कारण थे कि स्वदेशी आंदोलन में जिसकी बागडोर, जिसकी शुरुआत मॉडरेट्स ने करी थी, नरम दल वालों ने, पर कैसे जब मासेस का पार्टिसिपेशन शुरू हुआ, जब लोगों का पार्टिसिपेशन शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं नरम दल पीछे रह गए और गरम दल के हाथ में इस आंदोलन की कमान थी। क्या उनके अपने कहते हैं ना डाउट थे, जिसकी वजह से दोनों में फूट पड़ी और 1907 के सूरत जो अधिवेशन है उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ये दोनों अलग हैं। हम इसके बारे में तो पहला आपका ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, क्या कारण है? पहला, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों की असली व्यक्तित्व या असली प्रकृति, अंग्रेजी राज के असली व्यक्तित्व या असली प्रकृति को समझ। Just a moment. रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश। देखिए, जो ये हमारे जब जिन्हें हम एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, हुआ क्या, इन्होंने ये देखा कि हम लोगों की ओपिनियन भी बना रहे हैं, लोगों हम अब ब्रिटिश जो रूल था, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से क्या सीखा कि पहले किसी भी कोई भी मुद्दा है उसके लिए लोगों की राय उस मुद्दे के पक्ष में कर दो और फिर सरकार के ऊपर प्रेशर डालो कि देखो इतने सारे लोगों की पब्लिक ओपिनियन है, अब तो आपको ये बात माननी है। इन्होंने देखा कि चाहे पूरे के पूरी मतलब कहते हैं ना दुनिया इधर से उधर हो, सब लोगों की ओपिनियन किसी एक मुद्दे को लेकर, किसी एक टैक्स को लेकर या किसी भी एक लॉ को लेकर उसकी अगेंस्ट है, लेकिन अगर वो ब्रिटिश के हक में, चाहे यहाँ के लोगों के उससे कितना ही नुकसान होगा, तो अंग्रेज उसे कर रहे हैं। तो उन्हें समझ में आ गया कि हम कितनी ही इनको पिटिशंस फाइल कर दे, कितनी ही याचिका दायर करे, कितना ही पब्लिक ओपिनियन जो है वो इन लोगों के साथ इनके अगेंस्ट कर दे, पर इन पे फर्क नहीं पड़ता। तो वो समझ गए थे कि जो अंग्रेज हैं इनका ट्रू नेचर एक्सप्लॉयटेटिव है, ये उपनिवेशवादी है, और उपनिवेशवादी शासन जो है वो कभी भी हमारा हित नहीं, हमें उसके अगेंस्ट जाना ही होगा। ओके, ये पॉइंट है। इसमें कुछ चीजें, कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जिसकी वजह से इन लोगों को ऐसा लगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1892। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1892 के बारे में मैंने बताया था कि ठीक है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और ज्यादा ले लिए, लेकिन वो उतना ही लेते थे जिससे उन्हें कोई नुकसान ना हो।
नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या तो बढ़ा दी, पर ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी तक रखी है, ऑफिशियल मेजॉरिटी रिटेन है। फिर मैंने आपको दूसरी बात बताई कि जो ये सभा थी, काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये साल में सिर्फ 13 दिन मिली। आप बजट बोर्ड, इन्होंने प्रेशर करा कि हमें बजट डिस्कस करने की पावर दो, डिस्कस करने की पावर दो, लेकिन वोट डालने की पावर नहीं, तो डिस्कस करके भी क्या करोगे? बजट पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसका कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप अगर सेटिस्फाइड हो चाहे नहीं हो, आप कुछ नहीं कह सकते। तो समवेयर इनको ये समझ में आया कि हम कितना ही कितना ही बढ़िया तरीके से काम करें, हम कितना ही इन्हें कहें कि नहीं हम आपके इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, इनसे प्रेयर करें, प्रार्थना करें, याचिका डालें, पर ये नहीं सुन रहे। तो उन्हें ट्रू नेचर, दैट इज द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर, जो पीड़न करने वाला, पीड़क जो लोग का सब, उसके बारे में। इसके अलावा देखिए, जो ये 1904-5 के वक्त का जो टाइम है, ये कर्जन वाला टाइम। अब कर्जन के टाइम पीरियड में क्या होता है ना, कर्जन पहले तो आप जानते हैं बंगाल विभाजन सबको पता है, लेकिन एक इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लेके आता है 1904, और जहां भी राष्ट्रवाद पनप रहा था ना, उसका जो गढ़ था वो थे शैक्षणिक संस्था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब कर्जन ने 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आया, और इस एक्ट के द्वारा इन्होंने यूनिवर्सिटीज के ऊपर सरकार की पकड़ बहुत तेज की। इस गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटीज पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे इतना कंट्रोल कर दिया कि वो यूनिवर्सिटीज चाहे भी तो नेशनलिस्ट की जो भी वहाँ पे लोग हैं, वो चाहे भी तो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज को प्रमोट ही नहीं कर सकते, राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में बात ही नहीं कर सकते। तो ये अगेन गया किसके फेवर में? अंग्रेजों के और भारतीयों के अगेंस्ट में। ये बात उनको ये कुछ घटनाक्रम जो है, आपकी चाहे काउंसिल एक्ट वाला था, इंडियन काउंसिल एक्ट, आपकी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है, इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है। ऑफिशियल सीक्रेट्स है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मतलब ये है, आप जानते हैं आज भी, कि ऑफिस की गोपनीयता जो है वो बरकरार होनी चाहिए, तो आप उनकी ट्रू एलिमेंट या नेचर के बारे में प्रेस में नहीं छाप सकते, कि ये जानकारी जो है ये आपको नहीं दी जा सकती। अच्छा, जब आप लोग आगे प्रिपरेशन करने लगेंगे और कभी आप गवर्नेंस पढ़ेंगे, तो आप आरटीआई वर्सेस ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, इस चीज़ के बारे में जरूर डिस्कस, जहां ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट बोलती है, यानी कि सरकारी गोपनीयता का अधिनियम, ये बोलती है कि कुछ जो सरकार के ऑफिस का कंडक्ट है वो सीक्रेट रखना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन बोलता है कि हमें हर चीज़ की जानकारी हो। तो कैसे ये एक दोनों के अगेंस्ट है? क्या प्रोविजन है? ये आप लोगों का रहेगा। तो इन लोगों ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का विरोध किया। क्यों? इसकी वजह से क्योंकि इसकी वजह से जो है प्रेस के पास सही इंफॉर्मेशन जा ही नहीं पाएगी, है भी तो वो उसे छाप नहीं सकते, छाप दिया तो उनकी प्रेस को सीज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक इसमें कुछ हमारे पास है पॉइंट्स। एक और जो चीज मैंने आप लोगों को बताई थी 1857 के रिवॉल्ट के बाद, मैंने आप लोगों को कहा था कि पहले जो अंग्रेज थे 1857 से पहले, वो और कुछ करे ना करे, पर वो सोशली और कल्चरली प्रोग्रेसिव थे। सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार लाने में वो उसको हेल्पिंग हैंड देते थे, वो शिक्षा को प्रमोट करना चाह रहे थे। अब ऐसा कुछ नहीं, अब वो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाओ। अब सांप्रदायिकता को, कम्युनल एलिमेंट्स को वो बढ़ावा दे। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कैसे 1857 के बाद तक, जब तक कांग्रेस मजबूत थी, 1885 तक उन्होंने हिंदुओं को फेवर किया ताकि मुस्लिम जो है वो निग्लेक्ट हो। और जब उन्होंने देखा कि हिंदू अब जो है, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप समझ लीजिए इसको कि नॉट एग्जैक्टली हिंदू इंस्टीट्यूशन, बट आप ऐसा समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अब ज्यादा हिंदू आ गए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई है जो शायद उनके अगेंस्ट जा सकती है। तो अब उन्होंने मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश
लेकिन जो अब कम्युनल प्रॉब्लम क्यों है, अब इतनी सांप्रदायिकता की चीज आ गई, क्योंकि पढ़े लिखे मुस्लिम्स भी होने लगे, कुछ इंडियंस भी, हिंदू भी होने लगे। पहले हिंदुओं को फेवर किया मुस्लिम्स को अगेंस्ट, इसके बाद मुस्लिम्स को फेवर किया ताकि हिंदुओं से वॉर हो। समझ रहे? तो ये इसकी चीज है। उसके बाद नेक्स्ट में है इसमें ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान और विश्वास की भावना, ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि। अभी जब हम लोग स्वदेशी मूवमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना, तो मैं आप लोगों को एक चार्ट लिख पाऊंगी जिसमें ये पूरा जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है आइडियोलॉजी के हिसाब से, चाहे कंट्रीब्यूशन या सहयोग वाला पार्ट, हालांकि वो मैं चाहूंगी कि आप लोग उसके पॉइंट्स खुद बनाएं, और बिलीफ के हिसाब से हम लोग एक डिफरेंस करेंगे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। तो जब हम लोग वो डिफरेंस डिस्कस करेंगे उसमें एक पॉइंट आएगा जो मैं अभी आप लोग के सामने देखो। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो जनरली वो एजुकेटेड इंडियंस थे, और उनके जो मतलब मोटिवेशनल फैक्टर था ना, जिन विचारधाराओं को वो मानते थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से जुड़े थे। वो आर्य समाज से प्रभावित थे, वो भारतीय संस्कृति से प्रभावित। आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल ये शुरू किया था। हालांकि आप देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट का जो सबसे बड़ा हमारे पास आलोचना जब निकल के आएगी कि कहीं ना कहीं धर्म को राजनीति में मिलाने की वजह से। अब वो चाह तो ये रहे थे कि भारतीय सांस्कृतिक जो तरीके हैं उसके द्वारा लोगों को बांधा जाए, कहीं ना कहीं उसने सांप्रदायिकता को जन्म नहीं, बढ़ावा दिया। सांप्रदायिकता तो थी और उसको बढ़ावा। तो मैंने बताया आपको कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की, मैंने जब हम लोगों ने मॉडरेट डिस्कस करे थे तो मैंने बताया था कि इंडिया के पास, इंडिया का इतिहास, इंडिया की हिस्ट्री जब लोगों के सामने आती है तो पता चलता है कि वो अपने आप में कितनी सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से धनी, अपना एक व्यापारिक मतलब उनका एक दबदबा था पूरे विश्व, जो हम कहते हैं सोने की चिड़िया। और इसमें उनके अंदर एक आत्मविश्वास की भावना। दूसरी बात, उन्हें ये समझ में आया कि उन्होंने बार बार रिपीटेडली मतलब देश प्रेम की जो भावना होती है उसमें ये कहा कि अगर आपको सच में उपनिवेशवाद से लड़ना, अंग्रेजों से लड़ना, तो उसके लिए आपको त्याग चाहिए, आजादी त्याग मांगे, और सेक्रीफाइस करने की जो भावना है वो आम लोगों में बहुत ज्यादा। उन्हें एक विश्वास था आम लोगों की कैपेसिटीज पे, मासेस पे। तो वो चाहते थे कि लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। इन शॉर्ट वो चाहते थे कि लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि आप अगर उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो वो इंडिया के कल्चर, इंडिया की हेरिटेज, यहाँ की संस्कृति से, यही की संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित। तो वो चाहते थे कि मासेस शुड बी इन्वॉल्व, मासेस को इन्वॉल्व किया जाए, बिकॉज फ्रीडम डिमांड्स इमेंस सेक्रीफाइस। जो स्वतंत्रता का संघर्ष है वो बलिदान मांगता है, और सेक्रीफाइस की कैपेसिटी आम लोगों में बहुत है, वो भावना आम लोगों में बहुत है। अब यही चीज एक्सट्रीमिस्ट का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आम लोगों को जोड़ा। और जब गांधी जी आए तो उन्होंने देश के सबसे बड़े तबके किसानों इस आंदोलन से, जब आप एक्सट्रीमिस्ट का कंट्रीब्यूशन लिखेंगे तो आप इस बात को जरूर लिखें कि मास पार्टिसिपेशन जो है, लोगों तक ये आंदोलन पूरी तरीके से पहुंचाने का काम एक्सट्रीमिस्ट ने किया। और उस कंट्रीब्यूशन में आप स्वदेशी आंदोलन से कोट भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने, वुमेन ने, औरतों ने
ये वही सेम पॉइंट है कि शिक्षा में वृद्धि के साथ जहां एक तरफ तो लोग जागरूक होने लगे, कहीं ना कहीं आप देखिए 1885 से और उससे पहले भी हमने जो है छोटे छोटे राजनीतिक दल करे 1857 के बाद से ही न्यूज़पेपर से और ये अब कहीं ना कहीं लोग तो जागरूक होने शुरू होंगे ही। एक तरफ शिक्षा का विस्तार हो रहा है, एक तरफ आपको राजनीतिक रूप से भी एजुकेट किया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है। तो एक तरफ एजुकेशन के विस्तार से लोग जागरूक हो रहे हैं, दूसरी तरफ अब बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो अब उन्हें जॉब चाहिए, उन्हें काम चाहिए। और ये वही बात है कि अगर आप नौकरियों पे अंग्रेजों को रखोगे, हर अच्छी अच्छी पोस्ट अंग्रेजों के हाथ में, तो लोगों को लगा कि हमारी उन्नति है। जो एक्टिविस्ट थे उनको ये लगता था कि हमारी उन्नति में, हमारे विकास में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो एक विदेशी शासन, फॉरेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में भी और ये आप एक ही समझिए कि जो अंग्रेज है ना वो शासन किस दम पे करते थे। मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि प्रशासन की, मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की एक थ्योरी होती है कि एक जो रूल करता है और दूसरा जिसके ऊपर रूल किया जाता है, उनके ऊपर क्या ऐसा रिलेशन होता है जिसकी वजह से रूल करने वाले के पास ये पावर आ जाती है कि वो रूल करे, और जिस पे रूल हो रहा उसको ये लगे कि हाँ ये मुझ पे रूल कर सकता है। मैंने बताया था आप पे तब तक ही कोई शासन कर सकता है जब तक आप चाहते हैं कि वो आप पे शासन करे। ये हुई थी बात क्लास में डिस्कस। अब अंग्रेज जो उनके पास शासन करने के क्या हो, आप इस चीज को थोड़ा समझो। एक तो वो बोलते थे कि भारत में हमेशा से ही विदेशियों ने शासन किया तो हम क्यों नहीं। दूसरा, आपको क्यों लगता है, क्यों बोलते थे वाइट्स आर सुपीरियर, इनविंसिबिलिटी ऑफ वाइट्स, हम श्वेत हैं, हमारी नस्ल ऐसी है कि हमें कोई हरा नहीं सकता। डेवलप, विकसित केवल और केवल यूरोपियंस हो सकते हैं, इस कंटेक्स्ट में ब्रिटिश हो सकते हैं, केवल अंग्रेज ऐसे हो सकते, आप ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास वो संस्कृति ही नहीं। एक तरफ जब भारतीय संस्कृति और इनकी चीजों को लेकर डिस्कवरी करी, भारत के रिच पास्ट को, इतिहास को जब खोजा गया तो पता चला, और आप आगे चलकर देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी डेवलप सिविलाइजेशन। एक तो ये इससे लोगों में आया कि नहीं यार, ऐसा नहीं है कि ये सुपीरियर रेस है और हम इंफीरियर रेस है। ठीक है, व्हाइट इनविंसिबिलिटी को चैलेंज करने में जब आप चीजें करेंगे ना तो आप दो फैक्टर्स की बात कर सकते हो। एक तो भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास से लोग जो है उनको प्रेरणा मिलने, इंस्पिरेशन मिलने। दूसरा पॉइंट, आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की बात कर सकते हो, जो बाहर जो चीजें हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसने भी कहीं ना कहीं ये कि अंग्रेज कभी हार नहीं सकते, दे आर इनविंसिबल, उनको कोई हरा नहीं सकता। इस चीज को ब्रेक करके, इस चीज को तोड़, ठीक है, समझे यहाँ दो। और अब वो सेकंड पॉइंट हम अब डिस्कस करने वाले। अब ये सारी खबरें पहुंचती थी भारत में न्यूज़पेपर में, प्रेस के द्वारा। उन्हें पता चला 1868 के बाद जापान जो एक एशियन कंट्री है, उसने जिस तरीके की तरक्की करी और जैसे वो आगे बढ़ा, उन्हें लगा कि अगर अंग्रेज ना हो तो भारत भी वैसी तरक्की कर सकता, उसी तरीके से औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ सकता। हमें तरक्की करने के लिए अंग्रेजों की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं अंग्रेजों का कहना था, उनकी मतलब कहते हैं ना कि लोगों पे शासन करने के लिए कि हम शासन कर रहे हैं क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम शासन करो। जो मोतीलाल, यहाँ पे मैं थोड़ी अलग बात बताना चाहूंगी, जो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट्स होती थी ना, ओके मैं वाइसराय का नाम मेरे दिमाग से निकल गया है, तो वो भी उनको चैलेंज किया था कि तुम क्या सब मतलब इंडियन चलते रहते हो, हमें संविधान चाहिए, हमको तो आज़ादी चाहिए, तुम लोग सब इकट्ठा
के तुम्हें क्या चाहिए ना वो भी एक जगह पे लिख नहीं सकते। तब नेहरू रिपोर्ट चिन्हा के साथ और उनके साथ जुड़े। तो आप समझ रहे हो सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं कि हम तो सुप्रीम। तो एक तो जापान की जो तरक्की हुई, इसके अलावा इटालियन आर्मी, इटली की इथोपिया में बहुत बुरी तरह हार। इटली एक यूरोपियन देश, व्हाइट रेस, श्वेत नस्ल, और इथोपिया अफ्रीका का, वहां पे इटली को हरा दिया। और मतलब जापान ने रशिया से जीत लिया, जापान ने रशिया को हरा दिया। तो इन सब बातों को में से ना कि श्वेत जो है वो सुपीरियर है, ये लोगों को लगा कि सब पूरी बकवास है, एक्सट्रीमिस्ट को लगा सब बकवास है। अगर लोग इकट्ठे हो जाए, आपस में मिल जाए, तो जो अब ये बात डायरेक्टली लिंक करती है उस चीज से भी कि क्यों उनको मासिस पे विश्वास है। करेक्ट होता है ना कि एक चीज के अलग अलग कारण है, तो लोग आपस में मिल जाए तो ये चीज जो है अंग्रेजों को हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शंस टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन। रिएक्शन टू increasing westernization। बढ़ते पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। ये अगेन थोड़ा सा सेम पॉइंट हो जाता है, वही कि खुद पे विश्वास करना, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला। देखो जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यू करा, जो भारत में लोग फॉलो कर रहे थे, खासकर जो अपने आप को कहते हैं ना एजुकेटेड, शिक्षित भारतीय, इलीट क्लास, रॉयल्स, जो मतलब आपकी रियासतें थी, उनके राजा, अंग्रेजी वेशभूषा को, उनके बात करने के तरीके को। अच्छा ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तो अब भी है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, ओ माय गॉड, होता है। अच्छा आप 90s के गाने सुनेंगे, है ना? अच्छा आप हमारे लोग मुहावरे भी पढ़ते, होना ये चाहिए कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा, हमारे लिए तो गोरा गोरे क्या, राज किया है। आप मतलब ऐसी फीलिंग आती है ना कि राज किया है जिन्होंने, वो कौन थे? वो गोरे थे, तो गोरे बुरे होने चाहिए। लेकिन रंग भेदभाव जो है, देखो किस हद तक हमारी संस्कृति का आज के समय में हिस्सा है। तो पश्चिमीकरण, ये ऐसे बैठते हैं, ऐसे उठते हैं, तो ये इलीट है, ये इलीट है। पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन से ही एक मिलती जुलती टर्म है जो ट्राइबल्स के उसमें यूज होती है। अभी मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देती हूँ, संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण, ये बेसिकली आदिवासी जनजातियों के लिए यूज करते हैं। जब आदिवासी जनजाति, जब उनके क्षेत्र में बाहर के लोग आने लगे थे, थोड़ा सा अलग है पर ये आपको कभी भी आपके सामने ये टर्म आपको जरूर दिखेगी, तो वो उनकी प्रैक्टिसेस फॉलो करने लगे। जैसे जो जिनको उच्च जाति बोलते हैं ना, उसमें मान लीजिए कि घूंघट करते हैं, अब वो घूंघट करने लगे, उसमें यज्ञ करते हैं तो अब वो योग करते हैं, संस्कृतिकरण करते हैं जिनके पास पैसा है। तो जो मतलब अपनी चीजें छोड़िए, ऐसे ही आप समझिए पश्चिमीकरण, जो प्राच्य है, जो अपना है, उसको त्याग के आप उनकी तरफ जा रहे हैं। तो यानी कि आपकी खुद की पहचान, आपकी आइडेंटिटी, उसका लॉस हो रहा है, जिसका बहुत पुरजोर विरोध किया हमारे जो समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर्स, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने, आपके दयानंद सरस्वती जी ने, इन्होंने इसका बड़ा पुरजोर विरोध किया। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इनके बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। दयानंद सरस्वती जी जो है, उन्होंने कहा था इंडिया फॉर इंडियंस,
भारत भारतीयों के लिए, ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आता है। ये जो स्लोगन है इसका, इंडिया फॉर इंडिया, राइट। तो मतलब इस बात का संकेत ये है कि भारत में भारत की चीजें होनी चाहिए, हमारी अपनी पहचान, हमारा अपना एक कल्चर है, हमारी अपनी वेशभूषा है, अपनी भाषा है, हम आपकी क्यों अपना। तो ये वाली जो फीलिंग है कि उनको वेस्टर्नाइजेशन से ऐसा लगा कि घुटन हो रही, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान खत्म हो रही, इसके अगेंस्ट में जो रिएक्शंस निकले वो उग्र थे और इसीलिए उग्र राष्ट्रवाद है इसका उदय। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप इसमें देखें वो वही है, डिससैटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, dissatisfaction with the achievement of moderates, नरमपंथियों की उपलब्धियों पर असंतोष। सिंपल है, जो नरमपंथी थे उनका याचिका करना, लोगों को शिक्षित करने की बात करना, लेकिन कभी लोगों से ना जुड़ पाना। इसी वजह से उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीयवाद, राष्ट्रवाद या नेशनल मूवमेंट जो है वो आम जनमानस तक पहुंच ही नहीं पाया। तो उनको कोई मतलब संतोष नहीं था कि जो अब तक जो उन्होंने किया उसका परिणाम जो निकला उससे वो खासे थे। नेक्स्ट कर्जन के बारे में तो आप जानते ही हैं, बंगाल विभाजन कह लीजिए, मैंने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है उसके बारे में बताया, और जिस तरीके से रेशियल इनके अंदर सुप्रीमेसी इसके तो अब आपका उग्र राष्ट्रवाद के आप कारण समझ गए हैं, ठीक है। मोटा मोटी कारण ये है, आप अगर मैं बिल्कुल ब्रीफ में आपको बताऊं मैं इसको, तो मोटा मोटी कारण ये है कि समझ में आ रहा था कि हम इनसे याचना करेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो अब याचना से एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बातें तो मनवानी पड़ेगी, अदरवाइज हम लोगों को कोई फायदा नहीं। इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, कारण ये था कि जो अंग्रेजी एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर है, ब्रिटिश का जो उत्पीड़ित करने की उनकी जो मतलब प्रकृति है, उनका एक्सप्लॉइटेटिव नेचर, ट्रू नेचर, वो समझ में आ गया। ये समझ में आ गया कि मासेस में बहुत पोटेंशियल होती है कि वो अपनी आज़ादी के लिए बलिदान दे सके, तो मासेस को इन्वॉल्व कर। तीसरी बात, लीडर्स ऐसे मिल गए जो मासेस को सही डायरेक्शन दे सकते, जो एक्चुअली बिलीव करते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि ऐसे तरीके भी अपनाने पड़ेंगे जो शायद संविधान या कानून के अगेंस्ट में चले, लेकिन अपनी बात क्लियर किया। अब बात करते हैं पॉलिसी ऑफ बेगिंग, वो वही है पीपीपी, पिटिशन। इन्होंने पॉलिटिकल मेंडेंसी इसको बोल दिया ना, पॉलिसी याचना कर रहे हो आप, भीख मांगते हो। तो ये जो हमने अभी ये करा ना पॉइंट कि असंतोष था उनको मॉडरेट से, तो उसमें वो कहीं ना कहीं उन तरीकों की ही बात, ठीक है, चाहे आप उसको पीपीपी के बीच कोट करिए, चाहे पॉलिटिकल मेंडेंसी उस चीज़ को आप बोलिए कि उन्होंने तो बोला कि बिल्कुल मेंडेंट, इसका कोई मतलब नहीं, कुछ भी कर ले, ठीक। और दूसरा कहीं ना कहीं एक्चुअली मैंने ये स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हो जानबूझ के क्लास में यूज नहीं किया, समटाइम्स थोड़ा और एक्सट्रीम हो जाता है बेगिंग करते, मे बी यू डोंट नो, जो वहाँ चेक कर रहे हो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो मॉडरेट से ना, वर्ड्स थोड़े बैलेंस यूज करना ठीक है। हाँ, आपको ऐसे जरूर मिल जाएंगे, तो जब हम एक्चुअली आंसर पढ़ते हैं तो हमें फैंसी लगते हैं, थोड़े अलग लगते हैं, बट ऑनेस्टली कई बार ऐसा होता है आप नहीं जानते कि जो आपका पेपर एग्जामिनर चेक कर रहा है वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस, करेक्ट, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ भी हमारे पास है एक बहुत बड़ी बात,
राजनीति में धर्म का घालमेल पड़ा। अगर वो इस बात को ज्यादा मानता हो आप तो राइट, तो वो कहते हैं ना कि अपने लोकल कहावत होती है कि चाशनी में भिगो के नींद खिला देते हैं, वो सही रहता है। डिप्लोमेट्स को वही करना चाहिए, ऑनेस्ट यही करना चाहिए। और मुझे लगता है आजकल की लाइफ में नॉर्मली भी यही करना चाहिए। आज कुछ ज्यादा लेक्चर हो गया ना आप लोगों को, पढ़ लेना ठीक है। अच्छा ठीक था, हाँ तो पढ़ी लो फिर, गाइड क्या करना वो अच्छा आप लोग के स्कूल में वो होती थी क्या, आर.डी. नारायण, कुंजी बोलते हैं गाइड, जब हम लोग 10th में हुआ करते थे ना 11th में, तो वो कुंजी रखते थे आर.डी. नारायण। हाँ मतलब खासकर स्टेट बोर्ड में मैंने जरूर सुना है ये कि बुक्स नहीं पढ़ते वो, भारती की किताब और वो ऐसा कुछ गाइड होती है वो लेते हैं, उसमें 5 पेज वो 5 वो क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर दिए होते हैं, उनका एज पढ़ लेते हैं और वो पेपर में लिखा देते हैं, वो क्लास में बता देते हैं। बाल भारती, हाँ कुछ थी ना, भारती करके कुछ नहीं थी है ना, मतलब उसकी वजह से मुझे लगता है कि खासकर स्टेट बोर्ड में बच्चों ने पढ़ना ही कम कर दिया। ये होता था सीधा उसमें से आंसर करे और कर ले। और सबसे ज्यादा मुझे मतलब आई रिमेम्बर मैं 11th में थी, मैं एक बार मेरे गांव में गई, मेरा एक्चुअली स्कूलिंग CBSE बोर्ड से है, तो हमारे लिए नहीं होती, हम लोग NCERT नहीं पढ़ते, तो हाँ हुआ करती थी। पर अब मैं फिर एक बात बताऊंगी, मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई, और केंद्रीय विद्यालय में एक तो जनरली फौजियों के बच्चे होते हैं जिनकी मतलब ट्रांसफरेबल जॉब होती है, और दूसरा वहाँ पे टीचर स्पून फीडिंग नहीं करते। मतलब 5वीं में हमको ये बोल दिया था अब तुम बड़े हो गए हो तो अब तुमको है ना बोर्ड पे कोई लिखवाएगा नहीं, और अब तुमको अब ऐसा मत समझना कि तुम्हें बच्चों की तरह जो है हम बोलेंगे और तुम लिखोगे। हमें 5वीं में ये बात बोली, एक्चुअली रिमेम्बर केंद्रीय विद्यालय में ऐसे ही बोलते हैं, 6ठी में ही बोल देते हैं करो, बोर्ड पे लिखवाना तो मेरे ख्याल से 4ठी 5वीं के बाद बंद हो जाता है, और 6ठी 7वीं में फिर भी टीचर कुछ बोल देता है, डिक्टेट कर देता है। 8वीं के बाद तो कोई मतलब ही नहीं कि वो तुमको डिक्टेट ही कर दे, वो पढ़ाएगा, तुम्हारी कैपेसिटी है अपनी क्लास वर्क और होमवर्क दोनों अलग अलग जो नोट रहती है साथ लिखते रहो, घर जाके क्वेश्चंस करके आओ, ऐसा हुआ करता है। पर उसका बड़ा फायदा, बहुत फायदा। हम पता नहीं क्या कहाँ पहुंचे, चलिए स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट इनकी बात करते हैं। देखिए बढ़ते राष्ट्रवाद को देखकर ना जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत होती जा रही थी, अब उग्र राष्ट्रवाद, गाइस बातें क्यों हो रही है, लास्ट बेंच, जिस तरीके से उग्र राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, राष्ट्रवादी भावनाएं मजबूत होती जा रही थी, पकड़ जा रही थी। 1903 में अंग्रेजों ने अनाउंस किया कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, अनाउंस करा कि करेंगे, आगे चल के ऐसा हो। अब जो इसके लिए इन्होंने कारण दिया, इसमें मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगी, इन्होंने कारण ये दिया जो इन्होंने कहा ऑफिशियली कि क्योंकि बंगाल में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, तो प्रशासनिक दृष्टि से, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब रीजन से बंगाल के ऊपर शासन करना आसान नहीं, तो हम जो है बंगाल का विभाजन करेंगे, एक बंगाल जिसमें प्रेजेंट आपका बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल ढाका रहेगी, और उसमें असम वाला पोर्शन रहेगा, एक बंगाल जिसमें आपका जो आज का बंगाल है जिसकी कैपिटल कलकत्ता ही रहेगी, साथ में बिहार झारखंड उड़ीसा वाला, मतलब झारखंड आज का बट उस टाइम में बिहार उड़ीसा वाला पोर्शन। तो उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक दृष्टि से जो है उस अंग्रेज ये जो बंगाल है इस पे शासन करना बड़ा मुश्किल हुआ, इसलिए हम विभाजन। पर असली मंशा थी
जो नेशनल मूवमेंट है उसको कमजोर करना, ये इनकी असली मंशा हुआ। अब इसका असर ये हुआ, अब इस पे एक और पहले मैं बात करता हूँ। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, मुझे नहीं पता, और एक्चुअली मैं क्रॉस चेक करना भूल गई एग्जाम में कुछ 3-4 महीने पहले मैंने पता नहीं कहाँ ये क्वेश्चन देखा था। देखो थोड़ा सा ना इस पे जब सवाल है तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी मैंने आपको ये तो बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से बंगाल में वो करना, शासन करना जो है वो पॉसिबल नहीं। ये कारण है बंगाल विभाजन का जो अंग्रेजों ने दिया। और दूसरा उसके नीचे कारण लिखा हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। जो ऑप्शंस थे नीचे उसमें पहला वाला भी था और दूसरा वाला था। अभी जो हमारे डिस्कशन हुई, मतलब मैंने ये क्वेश्चन गलत किया, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। तो उस डिस्कशन में हमने बात करी कि जो अंग्रेजों ने कारण दिया ना वो मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का है, प्रशासन का। लेकिन जो जिसका ये पेपर था उसमें कारण जो है वो नीचे वाले को ही सही था। मतलब ऐसा समझ लो 1 ओनली या 2 ओनली में कि 2 ओनली वाला ऑप्शन। तो मैं फिर भी ये कहूँगी कई बार जो है ना थोड़ा बहुत डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर, UPPCS हुआ, UPSC हुआ, या उसका कि वो इसमें क्या सही है। और दूसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के ऊपर अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि ब्रिटिश अंग्रेजों ने क्या कारण है, तब तो आप मैनेजमेंट वाला करते हैं। या क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाए ना कि बंगाल विभाजन के पीछे असली मंशा क्या है, तब आप जो है राष्ट्रवाद। तो ये वाला जो है इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिए। इसमें हो सकता है कि कुछ चीज ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों ने कारण दिया प्रशासनिक, असली कारण क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। अब इसका पुरजोर विरोध होने लगा। अब जो ये विद्रोह हुआ या विरोध हुआ, आप आगे चल के देखेंगे कि इस विरोध में जो है अंग्रेजों ने मुसलमानों को भड़काना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर अब एक अलग से बंगाल बनता है, ईस्ट बंगाल अभी वाला वेस्ट बंगाल, अगर से अलग से अगर बंगाल बनता है तो भाई आप लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक जगह हिंदू बहुतायत है, दूसरी जगह मुस्लिम बहुल्यता है। असम और आपका जो आज का प्रेजेंट बांग्लादेश है मुस्लिम बहुल्यता है। तो ये देखिए कि जो कांग्रेस है वो एक हिंदू संस्था है और इसलिए वो आपका विरोध है। तो कहीं ना कहीं वो तोड़ने में और जो कहते हैं सांप्रदायिकता का बीज बोने में कहीं ना कहीं सफल होने में, ये बात आप सब समझिए इसको धीरे धीरे, ये बीच बीच में आता रहेगा कि कहीं ना कहीं ये चीज इसकी शुरुआत होनी चाहिए। बहरहाल जब ये आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन कह रही हूँ मैं, जब ये डिवीजन जो है कि इसको पार्टीशन करा जाएगा, जब ये अनाउंसमेंट हुई तो जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उन सब ने इसका पुरजोर किया। और इसका पुरजोर विरोध करने के क्रम में आगे चल के स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट, ठीक है, या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हुई। स्वदेशी मूवमेंट को देखें, ये चीज थोड़ा बुक में नहीं आती, इस तरीके से नहीं है। तो इस आंदोलन के 2 फेजेस में आप समझ सकते हैं। एक फेज जो 1903 से 1905 तक का था और दूसरा जो 1905 से लगभग 1907 तक था। 1903 से 1905 तक, ठीक है, ये आंदोलन जो है ये लगभग एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट के रूप में, एंटी पार्टीशन यानी कि एंटी पार्टीशन, विभाजन के खिलाफ, ठीक है, विभाजन के विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में। और बंगाल विभाजन का विरोध कैसे करना है, बहिष्कार कर और स्वदेशी को, ठीक। लेकिन बंगाल उन
1905 के बाद जब इस आंदोलन की बागडोर एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में, गलत दल के हाथ में, तो इस आंदोलन का स्वरूप बदल गया। कैसे? अब ये सिर्फ विभाजन के खिलाफ नहीं, ये अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरीके से, सिर्फ एक विभाजन इसमें कारण है। और अब न केवल स्वदेशी को अपनाना और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना एक इसमें चीज है, बल्कि कहा गया कि जितने भी अंग्रेजों के साथ हमारे संबंध उनका बहिष्कार करें। पासिव रेजिस्टेंस बायकॉट करने के साथ साथ अब पासिव रेजिस्टेंस सेकेंड फेज की मैं बात करूं, उसको हमें अपनाना चाहिए। अंग्रेजों के साथ सारे संबंधों को तोड़ना, ताकि अंग्रेजों के लिए शासन करना भी मुश्किल हो जाए। पहले फेज की अगर हम बात करें, जब मॉडरेट्स के अंदर, तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं बंगाल 1903-1905, लेकिन उसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे बंगाल से बाहर फैल, ये दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और आपके तमिलनाडु वाले उसमें ये आंदोलन मोटा मोटी समझ में आया जो हो रहा है इसमें। तो मैंने बताया 1903 में अनाउंस कर दिया गया, और 1903 में अनाउंस होने के साथ ही 1903 से 1905 तक आपके कुछ लीडर्स, मॉडरेट लीडर्स, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आप पहले देख लीजिए फर्स्ट फेज में 1903 to 1905। देखिए ये आंदोलन आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, मैं वहीं से आप लोगों को करा रही हूँ, पर मैं आप लोगों को जिस तरीके से बता रही हूँ आप लोगों को समझना थोड़ा आसान हो, जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ। आपकी बुक में ऐसा फर्स्ट फेज सेकंड फेज करके ये दिया नहीं हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है। तो फर्स्ट फेज 1903 to 1905, लीडर्स के नाम लिखिए, नेताओं के नाम लिखिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, और पृथ्वीश चंद्र रे। पृथ्वीश चंद्र रे 1903 से 1905। अब इसके सामने जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वीश चंद्र रे, जो 1903 से 1905 है ना, इसके आगे आप लिख लो। मतलब हम ओवरऑल स्वदेशी की बात करें, पर पहले फेज में विभाजन विरोधी आंदोलन, विभाजन विरोधी या एंटी पार्टीशन मूवमेंट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है उसके रूप में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और वहां से ये ट्रांसफॉर्म हो एक जनता का, एक जन आंदोलन, एक मास आंदोलन के रूप में, मास मूवमेंट के रूप में, ये सेकेंड फेज में एक्सट्रीमिस्ट के पास उनकी बात होने के बाद चेंज हो गया। ओके, कारण शुरुआत का बंगाल का विभाजन, ठीक है। तो इसमें पहला लिख लिया 1900, ये वाला पॉइंट हो गया, लीडर्स हो गए। बंगाल तक सीमित था, कन्फाइंड टू बंगाल 1903 से 1905 तक। जब ये इसे हम एक विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में देखते हैं, तब ये बंगाल तक सीमित था। जब ये सही रूप में स्वदेशी हो गया 7 अगस्त 1905 के प्रोक्लेमेशन के बाद, तब ये और जगह है, और ये अब विभाजन विरोधी ना होकर ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। क्लियर है यहाँ तक? तो कन्फाइंड टू बंगाल। अब इसमें जो मतलब मैंने बताया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, 1903 में अनाउंसमेंट होते ही उन्होंने जगह जगह घूमना शुरू किया और लोगों में विभाजन के विरुद्ध लोगों को शिक्षित करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर्स की मदद, और न्यूज़पेपर में विभाजन के विरोध में आर्टिकल्स लिखे गए, पैम्फलेट्स बांधे, प्रोपेगेंडा सेट किया गया, और पूरी कोशिश करी गई कि लोगों का एक ओपिनियन बनाया जाए जो कि विभाजन के अगेंस्ट में, और ऐसा हुआ। पूरा लोगों की जो है, चाहे वो ब्रिटेन में थे चाहे इंडिया में थे, वो लोगों ने कोशिश करी। मैंने बताया उनकी एक ब्रांच जो है वो उन्होंने लंदन में भी खोल रखी थी, ताकि ब्रिटिश जो पब्लिक है उसको इंडियंस की प्रॉब्लम बताई जाए। तो मॉडरेट्स चाहते थे कि पब्लिक ओपिनियन के द्वारा लोगों के बीच राय बनाकर अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर डाला। ओके, तो जो ऑब्जेक्टिव था, वो जो भी कर रहे थे पहले जब मॉडरेट के हाथ में आंदोलन था, तो तब
ऑब्जेक्टिव, उनका मुख्य ध्येय था कि लोगों में विभाजन विरोधी राय बना सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके ताकि वो विभाजन ना करे। 1903 का चल रहा है कि विभाजन ना करे। टू ऑब्जेक्टिव आप लिख लीजिए, टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव में लिखिए, उद्देश्य में लिखिए, जब मॉडरेट्स के हाथ में ये है आपका स्वदेशी आंदोलन। टू exert pressure on government by creating a public opinion against ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ। उद्देश्य में लिखिए, अंग्रेजों के खिलाफ जनमत बनाकर सरकार पर दबाव बनाए। अंग्रेजों के खिलाफ जनमत बनाकर सरकार पर दबाव बनाए। मेथड मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, न्यूज़पेपर्स में लिखना, पैम्फलेट्स बांटना, प्रोपेगेंडा चालू करना, इस तरीके से मतलब भाषण दिए जाना, लोगों के बीच में जाना और लोगों को अवेयर करना, ओपिनियन। ठीक है, इसके लिए कुछ न्यूज़पेपर्स की हेल्प ली गई थी, स्पेसिफिकली हिताब्दी अखबार, जिनमें बहुत स्ट्रांगली जो है एंटी पार्टीशन प्रोपेगेंडा चलाए गए थे। उनके 3 अखबारों के इसमें नाम हमारे सामने आते हैं, हिताब्दी, संजीवनी और बंगाली। हिताब्दी, संजीवनी और बंगाली। हिताब्दी, संजीवनी, बंगाली न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं, इस तरीके से और भी थे, पर इनके नाम हमारे सामने। इसके बावजूद जुलाई 1905 सरकार अनाउंस कर देती है, सरकार घोषणा कर देती है कि बंगाल का विभाजन तो हो गया। ठीक, तो यानी अब तक मॉडरेट्स ने क्या किया, 1903 से 1905 राय बनाने की कोशिश करी ताकि विभाजन को टाला जा सके। लेकिन सरकार जो उसने कहा कि नहीं, अब तो विभाजन होगा। जुलाई 1905 में, मतलब 1903 से 1905 में बोला कि विभाजन होगा। और तब 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल आधिकारिक रूप से बंगाल में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन उसे चलाने की घोषणा की। ठीक, सरकार ने जुलाई 1905 को अनाउंस करी, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में कहते हैं ना, बहिष्कार जो संकल्प है या बाइकॉट रेजोल्यूशन है वो पास किया गया और स्वदेशी आंदोलन आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा की। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की आधिकारिक रूप से घोषणा करी। तो 7 अगस्त 1905 इन कलकत्ता टाउन हॉल with the passage of boycott resolution, हिंदी में लिख दिया है सबने, the formal proclamation of स्वदेशी movement was based. The formal proclamation of स्वदेशी movement was based. तो अब आप लोगों के समझ में आया कि जब ये विभाजन, जो ये आंदोलन है स्वदेशी, ये एक्चुअली स्वदेशी शुरुआत से नहीं था, ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट था। ठीक, गैर विभाजन के विरुद्ध ये एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। जब अंग्रेज नहीं माने तो तब विभाजन के विरोध करने के लिए स्वदेशी को अपनाओ और अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार, इस नीति को अपनाया है। अब जो स्वदेशी को अपनाना है और विदेशी को त्यागना है, तो उसके लिए 7 अगस्त 1905 को
यानी लगभग 2 साल आप पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तब कहीं जाके 7 अगस्त 1905 को आप आधिकारिक रूप से ये कह रहे हैं कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू करना। और इसके बाद ये आंदोलन तेजी से फैला। 16 अक्टूबर 1905 को फॉर्मली 16 अक्टूबर 1905 विभाजन कर दिया गया, आधिकारिक रूप से विभाजन कर दिया गया। पार्टीशन, फॉर्मली पार्टीशन वाज डन। स्वदेशी मूवमेंट की अनाउंसमेंट की 16 अक्टूबर 1905 बंगाल पार्टीशन की। तो बंगाल पार्टीशन की अनाउंसमेंट हुई 16 अक्टूबर 1905 को। और जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई उस दिन लोगों ने व्रत रखा, एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग करी गई। और राखी जो है वो संकेत था कि लोग पार्टीशन मूवमेंट के बीच में कहीं ना कहीं लोगों ने इस फैसले का विरोध किया। ठीक है, व्रत रखा गया, गीत लिखे गए, वंदे मातरम गाया गया, अमार सोनार बांग्ला। तो इस तरीके से अमार सोनार बांग्ला आपका बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत गाए गए, सभाएं रखी गई, मीटिंग्स रखी गई, लोगों द्वारा धरने करे गए, सामूहिक रूप से अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया। और यह आंदोलन जो है 16 अक्टूबर के बाद इसने और पकड़ अपनी तरफ। अब इस बीच में 1905 में आपका कांग्रेस का एक सेशन होता है, बनारस का सेशन, बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट, एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट था यानी कि आपका गैर विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन था उसको इन्होंने सपोर्ट दिया, समर्थन दिया। ओके, और इन्होंने ये भी कहा कि स्वदेशी जो आंदोलन चला रहे हैं, मतलब एंटी पार्टीशन मूवमेंट, और इसका मतलब अब हो गया है 1905 में आते आते स्वदेशी आंदोलन। ठीक, तो अब इन्होंने बोला कि हम एंटी पार्टीशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कारिक जो आंदोलन है उसको अब हमारा समर्थन है। और दूसरा, इन्होंने करजन के बंगाल के विभाजन का विरोध किया। दोनों चीज, ठीक है, पहली चीज कि बंगाल पार्टीशन का, बंगाल विभाजन का विरोध हुआ आपका जो बनारस का अधिवेशन था उसमें, और इसके अलावा जो स्वदेशी आंदोलन है, ठीक, स्वदेशी आंदोलन उसका सपोर्ट। लेकिन अभी तक स्वदेशी आंदोलन कहाँ है? बंगाल में। और यहाँ से हम धीरे धीरे ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके बीच में प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। स्वदेशी आंदोलन अब तक बंगाल में है, इन्होंने बोला कि हम स्वदेशी आंदोलन जो है उसका सपोर्ट करते, समर्थन करते। अब जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर वो चाहते थे कि जो ये है आपके स्वदेशी आंदोलन वो केवल बंगाल विभाजन के मुद्दे तक सीमित न रहे, और ये केवल बंगाल विभाजन तक सीमित है, बंगाल तक सीमित है। वो इस आंदोलन को पूरे देश में लेके जाना चाहते थे, और न केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि अब इस आंदोलन का जो लक्ष्य है वो होना चाहिए स्वराज की प्राप्ति। हमें विभाजन विरुद्ध होने से स्वराज होने तक का सफर अब तय करना। लेकिन जो आपके मॉडरेट्स थे वो इतनी जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहते। हालांकि क्योंकि अब जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, आपके गरम दल वाले हैं, उन्होंने बहुत दबाव डाला और धीरे धीरे इस आंदोलन को बंगाल से बाहर लेके जाना। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो आप इनको जरूर लिखेंगे कि मतलब स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर किस किसने फैलाया। ठीक है, उसमें आप लिखेंगे पूना और बॉम्बे में
बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम तिलक। मद्रास में चिदम्बरम तिलक। तो अब ये दिल्ली में सैयद हैदर रजा, पंजाब में लाला लाजपत राय, पूना और बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक। तो अब आप समझ गए कैसे इस आंदोलन की जो बागडोर है धीरे धीरे मॉडरेट से हाथ से निकलकर अब जा रही है किनके हाथ में? एक्सट्रीमिस्ट के हाथ, गरम दल वालों के हाथ में, क्योंकि अब ये आंदोलन को बाहर लेके जा रहे हैं। और ये इसको सिर्फ कपड़े जलाना और सिर्फ बंगाल विभाजन के विरुद्ध नहीं रखना चाहिए। अब इन्होंने बात करनी शुरू कर दी स्वराज, और अब आंदोलन जो है उसकी बागडोर इनके पास आती है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो लेबर्स हैं, मजदूर हैं, औरतें हैं, वो इस आंदोलन के साथ अब जुड़ना शुरू करें। यही आप एक बात और समझिएगा। तो कहीं ना कहीं जब ये आंदोलन का ऐसा फेज आता है जब जनता को लीड करने की बारी आती है, मासेस को लीड करने की बारी होती है, तो मॉडरेट कहीं पीछे दिखते हैं और एक्सट्रीमिस्ट आगे दिखते हैं। और इसी के साथ इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए 1906 का कलकत्ता का एक अधिवेशन होता है। कल पाया था 1906 का कलकत्ता का अधिवेशन होता है, जिसके आपके जो अध्यक्ष होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो आपके होते हैं दादा भाई नौरोजी। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तब जो आपके एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। वो बोल रहे थे ना, मैंने बताया कि स्वराज अब होना चाहिए इसमें, तो 4 सफलता जो मिलती है उनको, मतलब 4 जो है इसमें संकल्प या रेजोल्यूशन पास करेगा। पहला रेजोल्यूशन था, ये प्लीज लिखेंगे, ये जो 2 चीजें मैं बता रही हूँ इनसे क्वेश्चन बहुत आए, बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे। पहला रेजोल्यूशन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गोल है, द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, the goal of Indian National Congress is स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य है स्वराज। लीडर्स करवाए पहले भी हुआ, हाँ इस अधिवेशन में तो अब हुआ, ठीक है। जो मतलब एज नहीं, मैं इसको लेके थोड़ा डाउटफुल हूँ कि पहली बार यूज करा गया था, लेकिन हाँ आइए इसमें हमने यही लिखा है इंफॉर्मेशन ना, 1906 का लिखा है ना, हाँ ठीक है। स्वराज शब्द का जो पहली बार प्रयोग है, जो हम लोगों ने कल जो लिखे थे ना, उनमें ये वाला पॉइंट लिखा है। हाँ, तो जो 1906 का आपका ये अधिवेशन था, इसमें पहले बार इसमें ये कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्देश्य है, जो गोल है, वो रहेगा स्वराज। लेकिन स्वराज को डिफाइन नहीं किया। अब स्वराज के सेल्फ रूल से आप इंडिपेंडेंस मत समझना अभी के लिए। स्वराज का मतलब यहाँ कि ये भी हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भारतीयों की हो, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अंग्रेज नाम जो एक्सट्रीमिस्ट है वो खुद के दिमाग पे छोड़ दिया। ये एक प्रॉब्लम भी आएगा। दूसरा इसमें स्वदेशी कार्यक्रम, ठीक है, स्वदेशी कार्यक्रम या प्रोग्राम ऑन स्वदेशी। थर्ड, बायकॉट कार्यक्रम या बहिष्कार कार्यक्रम। फोर्थ, प्रोग्राम ऑन नेशनल एजुकेशन।
यानी इसको एडॉप्ट किया, ठीक है, इन्हें अपनाया। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया कई बार, मैंने पेपर में ये क्वेश्चन देखा है, आपके वन डे एग्जाम में भी देखा है, बहुत एक्टिविटी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन 4 रिजोल्यूशंस को जब ये आए एक्सट्रीमिस्ट के हाथ, तो अब उनके हौसले बढ़े, क्योंकि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या है कि हमें भारत में स्वराज हो, फिर हम स्वदेशी तरीकों को, स्वदेशी कार्य को बहिष्कार करने का, अब ये वाली जितनी भी चीजें, हम स्वदेशी को अपनाएंगे, हम विदेशी का बहिष्कार करेंगे। अब यहाँ बहिष्कार या बाइकआउट प्रोग्राम हो रहा है, बट स्पेसिफिकली ये भी कहा गया कि कपड़ों का बहिष्कार करना है या किस चीज का करना है। तो जब अब एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में इसकी कमांड आएगी, कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि क्या कारण थे कि जिसकी वजह से आंदोलन कमजोर भी हो, धीरे धीरे खत्म हो गए। तो वो बहिष्कार में हमने कोट करा ना 30 नंबर, बहिष्कार में न केवल वस्तुओं के बहिष्कार पे जाएंगे, बल्कि हर तरीके के एसोसिएशन के बहिष्कार पे जाएंगे कि अंग्रेजों से कोई वास्ता रखो ही नहीं। और उसमें जहां मॉडरेट के साथ इनकी सीधी सीधी भिड़ंत होगी, वो होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार। एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी बहिष्कार, क्योंकि अब जो स्वदेशी आंदोलन है वो केवल बंगाल विभाजन का विरोध का आंदोलन नहीं है, अब वो स्वराज के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये इसको कोशिश कर रहे हैं कि स्वराज के लिए आंदोलन करें। हालांकि अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर वही रहेगा कि इसकी शुरुआत क्या है, जो बंगाल विभाजन के, लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन का पैमाना बढ़ा होगा, ये आपको समझ, ठीक है। चलिए बाकी कल करते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड पहले भी हुई है, ये भी फर्स्ट टाइम सेल्फ गवर्नमेंट वर्ड इसमें वो क्या बोलते हैं फर्स्ट टाइम यूज किया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड पहले कई बार की, नॉर्मली अपने बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य शब्द का फर्स्ट टाइम यूज किया। बाल गंगाधर तिलक नहीं, अभी मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगी कि स्वराज का सब लोगों के लिए अलग अलग मतलब है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में भी स्वराज के का अपना अपना मतलब है। एक स्वराज का मतलब ये था कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जैसी कॉलोनीज है वैसा स्वराज। एक स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, तो बाल गंगाधर तिलक की स्वराज की आइडियोलॉजी जरूर थी, ठीक है, लेकिन ये उन्होंने दी थी ऐसा नहीं, इससे पहले भी इसकी बातें हुआ, ठीक है, बट अलग फॉर्म।